हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में दोस्तों हम यूटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2020 के पेपर से दोस्तों आज हम बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान के 30 प्रश्न करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं क्लास को आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्तों प्रश्न को शुरू करने से पहले आप सभी एक कॉपी और पेन ले सकते हैं और उसमें 1 से 30 तक नंबरिंग करेंगे और सही प्रश्न के आगे सही के टिक लगाते जाएंगे कि आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा करने से फ़ायदा आपको ये होगा कि आप अपने स्वयं की तैयारी का स्वयं से मूल्यांकन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के क्लास की पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 1 है, दृश्य बिंब एवं प्रतिरूप निर्माण का कौशल कहलाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैशिक स्थानिक बुद्धि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, लोग जिनका आईक्यू 90 से 109 रेंज के मध्य होता है उनकी श्रेष्ठ बुद्धि होती है या सामान्य से उच्च बुद्धि होती है या औसत बुद्धि होती है या अल्प बुद्धि होती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि जिनका आईक्यू क्या हो 90 से 109 हो। तो दोस्तों उनकी बुद्धि कैसी होती है, औसत बुद्धि होती है। वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें अल्प बुद्धि की, तो दोस्तों जिनका आईक्यू 0 से 24 होता है उनकी बुद्धि कैसी होती है दोस्तों, अल्प बुद्धि वाले। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं श्रेष्ठ बुद्धि वालों की, दोस्तों जिनका आईक्यू 140 प्लस होता है उन्हें श्रेष्ठ बुद्धि के कैटेगरी में रखा जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न थोड़ा बड़ा है इसलिए प्रश्न के आकार को थोड़ा छोटा कर लेंगे। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 3 है, सांवेगिक बुद्धि अनेक कौशलों का एक समुच्चय है जिसके अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है, फर्स्ट है परिशुद्ध मूल्यांकन, प्रकटीकरण और संवेगों का नियम। तो दोस्तों ये तीनों ही बातें सही है इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों सत्य। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 4। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 4 है, कथन शोध अध्ययनों द्वारा यह पुष्टि किया गया कि टीवी के कार्यक्रम आकर्षित होते हैं इसलिए बच्चे अपना बहुत अधिक समय उन्हें देखने में व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों जो शोध अध्ययनों से ये पता लगाया गया है कि टीवी के कार्यक्रम क्या होते हैं, अधिक आकर्षित होते हैं और इससे बच्चे क्या होते हैं दोस्तों, बच्चे आकर्षित होते हैं और जिससे बच्चे क्या है, जिसे देखने में बच्चे क्या कर देते हैं, अधिक समय व्यतीत कर देते हैं। अब इसका प्रभाव क्या है, प्रभाव दिया गया दोस्तों यह उनकी पढ़ने लिखने की आदत तथा बाह्य गतिविधियों में कमी लाता है जैसे खेलना कूदना। तो दोस्तों हमें कथन दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट दिया गया है कि कथन और प्रभाव दोनों सत्य है। तो दोस्तों पहला ही कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि कथन और प्रभाव क्या दोनों सही है कि जो बच्चे होते हैं बच्चे टीवी में अपना समय अधिक व्यतीत करते हैं और जब अपना समय व्यतीत करेंगे तो दोस्तों उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, वो किस चीज़ को समय नहीं दे पाएंगे दोस्तों, खेलने कूदने को वो समय नहीं दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगले दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 5। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 5 है, स्वस्थ व्यक्ति कौन है। तो दोस्तों आप इस प्रश्न को अपने ऊपर ले सकते हैं, ठीक है, कि अगर आप स्वस्थ मानते हो खुद को तो आप इन तीनों में से कौन कौन से ऑप्शन आपके ऊपर सही बैठते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहला है वह जो अपनी भावनाओं और सीमाओं वो स्वयं के प्रति जागरूक होता है, वो स्वस्थ होता है। और सेकंड ऑप्शन है दोस्तों स्वयं को स्वीकार करता हो। इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों स्वयं को स्वीकार करना हो जाएगा कि जैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं, डर जाते हैं कि मेरा इस बार यू टेट होगा या नहीं होगा, सी टेट होगा या नहीं होगा। तो वो व्यक्ति अपने आप को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है कि भैया मेरे में दम है, मेरी तैयारी क्या है, अच्छी है और क्या हो जाएगा, मैं इस बार यू टेट को बहुत अच्छे नंबरों के साथ क्लियर करूंगी। ठीक है, क्लियर करूंगा या करूंगी। ठीक है, तो स्वयं को स्वीकारना कि भैया हो जाएगा। ठीक है, और अगला है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 है जो अतीत में नहीं जीता तथा भविष्य को लेकर परेशान नहीं होता, कि अतीत की बातों को लेकर क्या है,
उदास नहीं होता कि ये मेरे साथ ये घटना हुई थी, ये हुई थी, और भविष्य को लेकर परेशान नहीं होता। तो दोस्तों एक स्वस्थ व्यक्ति की ये तीनों ही क्या है, पहचान है। तो इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। तो दोस्तों प्रश्न है, संज्ञानात्मक कौशल क्या है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं, संवेगों को नियंत्रित करने का कौशल है, या दूसरों की सहायता करने की इच्छा शक्ति है, या सी है आलोचनात्मक चिंतन में संलिप्तता, और डी है दोस्तों सुनने की क्षमता एवं तदानुभूति। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कि आलोचनात्मक चिंतन में संलिप्तता। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कि मुझसे कोई सा प्रश्न गलत हो जाता है, जैसे कि पिछले ही क्लास में क्या हो गया था, एक प्रश्न गलत हो गया था जब मैंने यूटेट 2020 का पेपर सॉल्व कराया था, तो मुझसे एक प्रश्न क्या हो गया था, गलत हो गया था। और आप ही में से एक छात्रा कह सकते हैं, या छात्र अध्यापिका कह सकते हैं, या अध्यापिका कह सकते हैं, दीपाली नाम से, तो उन्होंने कमेंट करके बताया था कि सर 115 नंबर के क्वेश्चन का आंसर सी नहीं क्या होगा, ए होगा। तो दोस्तों उनकी जो संज्ञानात्मक विकास कह सकते हैं, या समझ कह सकते हैं, या आलोचनात्मक चिंतन शक्ति कह सकते हैं, वो क्या है, अच्छी है, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही जवाब हो जाएगा कि आलोचनात्मक चिंतन में संलिप्तता। कि जो आपको आगे से पढ़ाया जा रहा है, या जो आपके साथ कोई बात कर रहा है वो सही कर रहा है गलत कर रहा है, मतलब सही गलत की पहचान करना ही दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कि आलोचनात्मक चिंतन। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 100 नहीं दोस्तों, प्रश्न नंबर 7। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए प्रश्न के आकार को क्या कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, स्तंभ ओ को बो से मिलाना है। तो साथियों स्तंभ ओ को क्या करना है, हमने बो से मिलाना है। और अगर हम बात करते हैं, ये प्रश्न नंबर 7 है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं नैतिक कहानियां, तो दोस्तों नैतिक कहानियों से किसका विकास होगा, नैतिक विकास होगा। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें खेल और व्यायाम से किस चीज़ का विकास होना है दोस्तों, शारीरिक विकास होगा। ठीक है, और अगर हम बात करें दोस्तों भाषा और गणित, तो दोस्तों भाषा और गणित से किस चीज़ का विकास होगा, मानसिक विकास होगा, इसलिए सेकंड वाला हो जाएगा। और अगर दोस्तों हम बात करते हैं किसकी, समूह कार्य से, तो दोस्तों समूह कार्य से क्या होना है, सामाजिक विकास होना है। तो दोस्तों इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। मानव व्यापार संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक तथा पर्यावरणीय निर्धारकों के बीच सतत अंतःक्रिया का प्रतिफल होता है। यह किस वैज्ञानिक द्वारा सीखने के सिद्धांत में स्पष्ट किया गया है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्बर्ट बेंडूरा, इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। बच्चों को जो कुछ सिखाया जाए उसकी आवृत्ति की जाए, ठीक है, उसे दोहराया जाए और समय समय पर उसका उपयोग किया जाए। यह थॉर्नडाइक के कौन से नियम से संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा अभ्यास का नियम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। स्मृति स्तर के सीखने में अंतर्निहित 4 प्रक्रियाओं का क्रम बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि सबसे पहले क्या, प्रत्यक्षीकरण, और फिर धारण, और फिर प्रत्यास्मरण, और फिर पहचान। सबसे लास्ट में क्या करते हैं दोस्तों, पहचान करते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। शिक्षार्थी से संबंधित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। तो दोस्तों आयु,
एवं परिपक्वता, और बी है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, और सी है दोस्तों अभिप्रेरणा का स्तर एवं इच्छा शक्ति, और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये क्या है, शिक्षण अधिगम को प्रभावित करने वाले ये तीनों के तीनों कारक हैं। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। यदि पाठ्य सामग्री अथवा सिखाई जाने वाली क्रिया बच्चे के जीवन से कोई संबंध नहीं रखती है, तो दोस्तों अगर पाठ्यक्रम इस प्रकार का है कि जो बच्चे के जीवन से कोई संबंध नहीं रखती है, तो उसमें बच्चा क्या है, बच्चे सीखने में रुचि नहीं लेंगे। बच्चे उसमें क्या है, सीखने में रुचि नहीं लेते हैं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और उन्हें सीखने में कठिनाई आएगी कि भैया जब बच्चे के संबंधित पाठ्यक्रम है ही नहीं, बच्चे से संबंधित है ही नहीं, बच्चे के जीवन से संबंधित है नहीं, तो दोस्तों बच्चे को सीखने में उसमें क्या आएगी, कठिनाई आएगी। तो दोस्तों इसलिए ए और बी दोनों सत्य है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 13। तो दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से वस्तुनिष्ठ परीक्षण है। तो दोस्तों हमें पहला दिया गया सत्य असत्य प्रकार के आइटम, और बी है मिलान करो, और सी है बहुविकल्पीय, और डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि ये सभी के सभी क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्या है, टेस्ट हैं। तो इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि सत्य असत्य भी क्या वस्तुनिष्ठ परीक्षण परीक्षा है, और मिलान करो भी और बहुविकल्पीय भी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 14। भारत में स्वतंत्रता संघर्ष पर एक निबंध लिखिए, यह उदाहरण है विस्तृत उत्तरीय निबंध का या प्रतिबंधित उत्तरीय निबंध का। दोस्तों प्रतिबंधित निबंध का तो तब होता ना अगर प्रश्न में दिया होता कि आपको क्या है 250 अक्षरों में क्या लिखना है, स्वतंत्रता पर निबंध लिखना है। इस प्रकार का प्रतिबंध तो है ही नहीं इसमें, इसलिए ये गलत हो जाएगा। लघु उत्तरीय में दोस्तों एक लाइन के उत्तर आते हैं, ठीक है, और उपयुक्त में से कोई नहीं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा कि ये किस प्रकार का प्रश्न है दोस्तों, विस्तारित उत्तरीय निबंध हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 15। भारत नई दिल्ली की, भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली है। तो इस प्रकार से यूके उदाहरण है, यो किस चीज का उदाहरण है दोस्तों, पहचान पर आधारित प्रश्न का, या चयन पर आधारित प्रश्न, या सदृश्यता पर आधारित प्रश्न, या प्रत्यक्ष विधि। तो दोस्तों ये किस प्रकार का उदाहरण है, सदृश्यता पर आधारित प्रश्न। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 16। तो दोस्तों प्रश्न है, ब्लूप्रिंट एक त्रिआयामी चार्ट है। तो दोस्तों ब्लूप्रिंट क्या है, एक त्रिआयामी चार्ट है जिसमें अधिभार दिया जाता है। किस किस चीज़ का अधिभार दिया जाता है, तो दोस्तों आकलन के उद्देश्यों को, और विषय के क्षेत्रों को, और प्रश्नों के प्रकारों को। तो दोस्तों ये तीनों ही बातें सत्य है किसके बारे में, ब्लूप्रिंट त्रिआयामी चार्ट के बारे में। तो दोस्तों इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, सीखने के प्रतिफल है। तो दोस्तों सीखने के उपकरण, या सीखने की विधियां, या सीखने के आकलन और अधिगम के प्रकार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सीखने का प्रतिफल क्या है, कि जो आपने सीखा उसका प्रतिफल क्या है। तो दोस्तों ये किस प्रकार का है, तो आकलन के मानक है, आकलन का क्या है, मानक है। तो दोस्तों इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का किसके द्वारा वर्णन किया गया है। तो दोस्तों इसे ही क्या कहा जाता है, पहाड़ या ढांचा, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ये किसने दिया है दोस्तों, वाइगोस्की, की बच्चा जब कहीं पे अटक जाता है तो थोड़ा सा आपको क्या करनी है, उसकी सहायता करनी है, मदद करनी है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाइगोस्की। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों हमें बताना कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुप्रयोग भावात्मक पक्ष। यही क्या है, सही सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20। तो दोस्तों प्रश्न है, रूबिक्स क्या है। तो दोस्तों रूबिक्स क्या है, सीखने की सामग्री का आकलन है, या विभिन्न विषयों के मूल्यांकन के लिए मानदंड समूह है, या सी है कि विभिन्न विषयों से संबंधित शैक्षणिक प्रक्रिया है, या ऑप्शन नंबर डी है कि विद्यार्थियों के की प्रगति रिपोर्ट है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा कि विभिन्न विषयों के मूल्यांकन के लिए मानदंड समूह है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 21। तो साथियों प्रश्न है, विद्यार्थियों की प्रगति रिपोर्ट। ए है, विद्यार्थियों की विभिन्न विषयों में प्राप्त संप्राप्ति का विवरण होना चाहिए। और बी है दोस्तों, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का विवरण होना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सत्य है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22। सृजनवादी दृष्टिकोण से सीखना क्या है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा कि सीखना एक क्या है, सक्रिय एवं अर्थपूर्ण प्रक्रिया है। तो दोस्तों सीखना क्या है, एक सक्रिय और अर्थपूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23। तो साथियों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे में सामान्य रूप से नहीं होती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, याद करने की क्षमता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए प्रश्न के आकार को छोटा कर लेंगे। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 24 है, स्तंभ ओ और बो का क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं फ्लैश कार्ड, तो दोस्तों फ्लैश कार्ड का क्या हो जाएगा, फ्लैश कार्ड आप किसको, अधिगम अक्षमता वाले बच्चे को फ्लैश कार्ड दिखाएंगे। और अगर हम बात करें दोस्तों किसकी, टॉकिंग बुक, तो दोस्तों टॉकिंग बुक किसको देंगे दोस्तों, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। और अगर दोस्तों हम बात करें साइन लैंग्वेज, तो दोस्तों साइन लैंग्वेज किसके लिए, श्रवणबाधित बच्चों के लिए। और दोस्तों अगर हम बात करें मैग्नीफाइंग ग्लास, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका कौन सा, एक ही बच्चा है कि भैया अल्प दृष्टि वाले को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25। कक्ष स्तर पर श्रवण बाधित की पहचान की जा सकती है। तो दोस्तों श्रवण बाधित मतलब ऐसा बच्चा जिसको सुनने में क्या है, दिक्कत है। तो आप ऐसे बच्चे की कक्षा में किस प्रकार से पहचान कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों पहला है कि भाषाई कौशल के अभाव द्वारा, और सेकंड है दोस्तों पढ़ने और बोलने की विशिष्ट समस्या द्वारा, और तीसरा है दोस्तों बार बार दोहराने के लिए बोलना, और चौथा है दोस्तों शिक्षक द्वारा ऑडियोमेट्री परीक्षण। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 गलत है, बाकी तीनों के तीनों क्या है, ये सही बातें हैं। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है दोस्तों, डिस्ग्राफिया एक प्रकार की क्या है, अधिगम अक्षमता है, जिसका संबंध किससे है, पठन समस्या से है, गणन समस्या से है, या लिखने से संबंधित समस्या से है, या ध्यान केंद्रित समस्या से है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा कि डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है दोस्तों, लिखने से संबंधित है। और अगर दोस्तों हम बात करें किसकी, पढ़ने से संबंधित, तो दोस्तों
लेक्सिया हो जाएगा, और गणन से संबंधित दोस्तों डिस्कैलकुलिया हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27, बहुउद्देशीय उपागम का अर्थ है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा कि विभिन्न संबंधी माध्यमों का प्रयोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न होना है, प्रश्न नंबर 28। तो दोस्तों प्रश्न है, टास्क एनालिसिस क्या है। तो दोस्तों हमें ऑप्शन दिए गए हैं कि यह निर्णय लेना कि कौन सी विषय वस्तु पढ़नी और कौन सी नहीं, और बी है दोस्तों जटिल कार्य को छोटे प्राप्त करने योग्य चरणों में बांटना, और सी है ए और बी दोनों, और डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि जटिल कार्यों को क्या करना है, छोटे छोटे प्राप्त करने योग्य चरणों में बांटना। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 29। तो दोस्तों प्रश्न है, एक अध्यापक के रूप में लड़कियों की सकारात्मक छवि को उजागर करने के लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आप एक शिक्षक हो और आप क्या करेंगे, एक शिक्षक के रूप में लड़कियों की सकारात्मक छवि को उजागर करने के लिए आप क्या करेंगे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है कि उनकी क्षमताओं को उजागर करना, बिल्कुल सही बात है। और बी है दोस्तों पुरुषों के कार्य अथवा महिलाओं के कार्य जैसा कोई विभाजन नहीं करना, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और सी है दोस्तों उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल दोस्तों उन्हें क्या बनाएंगे, स्वावलंबी बनाएंगे कि भैया अपना कार्य क्या करना है, स्वयं से करना है, दूसरे पर निर्भर नहीं रहना है। तो दोस्तों ये तीनों ही बातें क्या है, सत्य है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न थोड़ा बड़ा है, इसलिए प्रश्न के आकार को हल्का सा क्या कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। तो दोस्तों प्रश्न को करने से पहले अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 30 है, मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार आवश्यकताओं का अनुक्रम है। तो दोस्तों मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार क्या है कि सबसे पहले क्या है भैया, हमारी जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी होनी चाहिए। और शारीरिक आवश्यकताएं जब दोस्तों हमारी पूरी हो जाती है, भूख प्यास, ठीक है, ये पूरी हो जाती है, तो उसके बाद हम थोड़ा सा किसकी बात करते हैं कि भैया सुरक्षा भी चाहिए। जब हमारा पेट भर जाता है ना, तो पेट भरने से पहले तो हम क्या करते हैं भैया, पेट भर जाएं बस। और जब पेट भर जाता है तो उसके बाद हम क्या है, थोड़ा सुरक्षा का अनुभव करते हैं कि भैया हल्की सी सुरक्षा भी चाहिए। और उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, जब हमारा पेट भर जाएगा और हमें सुरक्षा मिल जाएगी, तब हम थोड़ा सा किसकी बात करेंगे, आत्मसम्मान की बात कर लेंगे। ठीक है, तब हम किसकी बात करेंगे दोस्तों, नहीं ये तीसरे चौथे नंबर का नहीं है। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रेम और अपनत्व। जब हमें क्या है, हल्की फुल्की सुरक्षा मिल गई, रहने के लिए छत मिल गया, तब हम क्या प्रेम और अपनत्व की बात करते हैं कि भैया थोड़ा प्रेम करने के लिए कोई होना चाहिए। और अपनत्व मतलब जिसके साथ आप क्या कर सकते हैं, समय व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है, तो तीसरे नंबर का हो जाएगा दोस्तों। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों चौथे नंबर पर, क्या हो जाएगा, जब आपको ये सब मिल जाता है तब आप किसकी बात करते हैं दोस्तों, आत्मसम्मान की बात करते हैं। और चौथे और लास्ट नंबर पे हो जाएगा दोस्तों कौन सा, आत्मसिद्धि। लास्ट नंबर पे कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आत्मसिद्धि। और आत्मसिद्धि दोस्तों बहुत कम लोग इस तक पहुंच पाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको थोड़ा भी पता होता कि सबसे लास्ट में कौन सा है, इसके मैस्लो के द्वारा कि सबसे लास्ट में आत्मसिद्धि है, तो दोस्तों आप इस प्रश्न का जवाब बहुत आसानी से लगा पाते हैं। आप देखते हैं कि भैया सबसे लास्ट में कौन है, 3 ऑप्शन क्या है, तीसरा जहाँ पे लास्ट है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता। तो दोस्तों वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में।